वेलकम टू आरजी सोशल स्टडी फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको 14 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि पॉलिटिकल साइंस के सभी वीवीआई प्रश्न हैं और जिसका नाम है चैप्टर का लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। और आपको सभी प्रश्नों को देखना है, किस प्रकार से देखना है ये हम आपको बता रहे हैं कि सभी प्रश्नों को केवल देख लेना है कि कौन कौन से प्रश्न इस वीडियो में हैं और जो प्रश्न आपको कंप्लीट नहीं है उसी प्रश्नों को आपको एक दो बार रिपीट करना है ताकि आपको वो प्रश्न याद हो जाए और मैट्रिक परीक्षा में आपका वो प्रश्न नहीं छूट सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन और वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। और जिसका पहला प्रश्न है कि किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। यानी कि उन दो बातों को बताना है जो भारत को हर प्रकार से धर्मनिरपेक्ष देश बताता हो। चलिए इसका हम जवाब जानते हैं। इसका जवाब होगा, पॉइंट के रूप में देखेंगे हम, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। धर्म को भारतीय संविधान में विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि हर नागरिक को कोई भी धर्म स्वीकारने, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो तो किसी भी प्रकार का धर्म जो है स्वीकार कर सकता है, मानने का अधिकार भारतीय संविधान देता है। यानी कि आप किसी भी धर्म को बदल सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। धर्म के आधार पर भारतीय संविधान किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। क्लियर है? चलिए हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? इसका जवाब होगा कि सत्ता के विकेंद्रीकरण का तात्पर्य सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित न कर उसका विभिन्न स्तरों पर विभाजित किया जाता है। भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य सत्ता विभाजन इसका उदाहरण है। सवाल नंबर 3 देखेंगे, रंग भेद क्या है। इसका जवाब होगा कि रंग भेद का तात्पर्य चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव करना है। दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों की सरकार ने बहुसंख्यक काले लोगों के प्रति विभिन्न प्रकार के भेदभावों की नीति अपनाई थी। इसे रंग भेद नीति के नाम से हम जानते हैं। रंग भेद समझ गए? चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 है कि भारत में सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। यानी कि अगर भारत में किसी प्रकार की सत्ता की साझेदारी होती है तो उसको हम किस रूप में देखते हैं, इसके बारे में हम लोगों को लिखना है। इसका जवाब होगा कि भारत में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच अभिव्यक्ति एवं पहचान के लिए सत्ता का विभाजन होता है। इस व्यवस्था से समूहों के हितों एवं जरूरतों को सम्मान दिया जाता है, जिससे समूह टकराने से बच जाते हैं। सत्ता में साझेदारी द्वारा सार्वजनिक सहमति बनाने का प्रयास किया जाता है। सवाल नंबर 5 देखेंगे, गरीबी रेखा के नीचे के निर्धारक को लिखें। गरीबी रेखा के नीचे के निर्धारक को लिखें। इसका जवाब होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 327 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह यदि व्यय यानी खर्च 455 रुपये से कम है तो वह व्यक्ति या परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहा है। समझ गए? सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 है कि क्या सामाजिक विभाजन राजनीतिक शक्ल अख्तियार करता है। यानी कि कह रहा है प्रश्न कि सामाजिक विभाजन जो है वो राजनीतिक शक्ल अख्तियार करता है कि नहीं करता है। चलिए इसका हम जवाब जानते हैं। तो उत्तर में होगा कि हाँ, दुनिया के तमाम देशों में सामाजिक विभाजनों के आधार अलग अलग होते हैं। यानी कि जो सामाजिक विभाजन किसी भी देश में होता है तो उसका आधार अलग अलग हो सकता है, किंतु अंततः ये सामाजिक विभाजन राजनीतिक शक्ल अख्तियार करने लग जाते हैं, क्योंकि जब भी सामाजिक विभाजन होता है तो अंत में उसमें राजनीति जो है आ जाती है। इसी के बारे में चर्चा कर देना है। सवाल नंबर 7 है कि ब्रिटेन ईसाई धर्म के किस भाग का पोषक है। ब्रिटेन ईसाई धर्म के किस भाग का पोषक है। तो इसका जवाब होगा कि ब्रिटेन का राजनीतिक दल धर्म के आधार पर बांटा हुआ है। यूनियनिस्ट पार्टियां प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनका अधिकांश भाग ब्रिटेन में रहता है। चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 है कि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का आशय क्या है। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का आशय क्या है। इसका जवाब होगा कि भारत विभिन्नताओं का देश है। यहाँ अनेक भाषाओं, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा एवं संस्कृतियों के लोग रहते हैं। सभी गर्व से बोलते हैं कि हम सब भारतीय हैं। चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 है कि मांगे आसान कब बन जाती है। मांगे
आसान कब बन जाती हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका जवाब होगा कि मांगे आसान एवं स्वीकृति योग्य बन जाती हैं जब वे संविधान के दायरे में होती हैं तथा दूसरे समुदाय को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होती है। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 है कि जाति व्यवस्था एवं अब कुछ कमज़ोर पड़ी है कैसे? जाति व्यवस्था अब कुछ कमज़ोर पड़ी है कैसे? इसका जवाब होगा कि जागरूकता से दबे कुचले दलित जातियों में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। यानी कि जब जागरूकता फैलने लगेगी तो जितने भी दबे कुचले दलित जातियों में जो भेदभाव की नीति अपनाई गई थी या उनके दिमाग में डाल दिया गया था, उसमें बदलाव के संकेत अब मिलने लगे हैं। ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नायक जैसे समाज सुधारकों के सक्रिय प्रयासों ने भी पिछड़ों, दलितों तथा वंचित समुदाय में जागृति लाने का काफ़ी प्रयास किया। परिणाम स्वरूप जाति की संरचना एवं व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। चतुर्दिश आर्थिक विकास, शिक्षा एवं साक्षरता में वृद्धि, पेशा चुनने की आज़ादी एवं शहरीकरण का बढ़ता दायरा भी जाति व्यवस्था को प्रभावित की है। इससे जातीय प्रतिबंधों में ढीलापन आया है। साथ ही बैठने, उठने, खाने पीने, होटल, ट्रेन या बसों में साथ बैठकर यात्रा आदि करने में कहीं कठिनाई आज नहीं हो रही है। चलिए हम सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 है कि चुनाव में जातीयता हाश की प्रवृत्ति दिखने लगी है कैसे? चुनाव में जो जातीयता है वो निचले स्तर पर दिखने लगी है कैसे? इसके बारे में हम लोग को लिखना है। इसका जवाब होगा कि आज जातिगत आधार पर दलों के गठन का अस्तित्व जो है जनता नकारने लगी है। यानी कि कोई भी दल ऐसा दल को सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो जाति के आधार पर चाहता है कि हम वोट ले लें, वोट बैंक अपना बना लें। अब वैसा दिखने को ज़्यादा नहीं मिल रहा है। कोई भी दल मात्र एक जाति के मत से सत्ता पर काबिज नहीं हो सकती। यानी कि मात्र एक जाति के वोट से चाहिएगा कि हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या विधायक बन जाए, तो ये संभव आज के डेट में, आज के समय में संभव नहीं है। ऐसी स्थितियां कई बार बन जाती हैं जब जातियों का दो खेमों में बंटवारा हो जाता है। बंटवारा की इस स्थिति में निर्णायक भूमिका विजातीय ही निभाने लगते हैं। दलों द्वारा जातीय समीकरण के आधार पर उम्मीदवार दिए जाते हैं। जाति बहुल समुदाय कभी कभी दो दलों से समझातीय उम्मीदवारों को मत देने के मुद्दे पर दो खेमों में बंट जाते हैं। इस स्थिति में निर्णायक भूमिका अल्पसंख्यक जातियाँ ही निभाती हैं। चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं। सवाल नंबर 12 है कि लैंगिक असमानता सामाजिक असमानता का एक रूप है कैसे? लैंगिक असमानता सामाजिक असमानता का एक रूप है कैसे? इसका जवाब होगा कि सामाजिक संरचना के हर क्षेत्र में लैंगिक असमानता की झलक मिल जाती है। घर से लेकर सामाजिक संरचना का प्रत्येक क्षेत्र लैंगिक असमानता को प्रदर्शित करता है। समाज का निर्माण पुरुष तथा स्त्री के मिलने से बनता है। समाज का संपूर्ण विकास स्त्रियों के संपूर्ण विकास के बिना संभव नहीं है। ये कितना बढ़िया लाइन दिया है कि समाज का अगर संपूर्ण विकास करना हो तब बिना स्त्री के संपूर्ण विकास का वो संभव नहीं है। भारतीय परिवेश में स्त्रियां हर क्षेत्र में पिछड़ी हैं। यही पिछड़ापन भारत विकसित देशों बनाने के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। महिलाओं में शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत पुरुषों से काफ़ी कम है। प्रति महिला प्रति वर्ष आय भी अपेक्षाकृत पुरुषों से काफ़ी कम है। चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं। सवाल नंबर 13 है कि धर्म एवं राजनीति के संबंधों को स्पष्ट करें। धर्म एवं राजनीति के संबंधों को स्पष्ट करें। चलिए हम इसका अब जवाब जानते हैं। इसका जवाब होगा कि गांधी जी ने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। ये किसका कथन था? तो गांधी जी का। गांधी जी का धर्म से आशय नैतिकता से था, नैतिक मूल्यों से था। राजनीति को धर्म आधारित मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए। यदि विभिन्न धर्मों के अच्छे विचार, आदर्श तथा मूल्यों का समावेश राजनीति में कर दिया जाए तो देश का कल्याण होगा। हर व्यक्ति को एक धार्मिक समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में अपने हितों, जरूरतों तथा न्याय संगत मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। राजनीति सत्ता को यह भी देखने योग्य होना चाहिए कि कोई धर्म किसी के साथ भेदभाव तो नहीं करता या किसी का शोषण अथवा अत्याचार तो नहीं कर रहा है। चलिए सवाल नंबर हम 14 देखते हैं। सवाल नंबर 14 है कि जातीय असमानता के सामाजिक प्रभावों की चर्चा करें। जातीय असमानता के सामाजिक प्रभावों की चर्चा करें। इसका जवाब होगा कि संवैधानिक उपबंधों के बावजूद जातीय व्यवस्था अपने प्राचीन रूप में सामाजिक व्यवस्था का अंग बनी हुई है। यद्यपि इसमें कुछ बदलाव अवश्य हुए हैं। आज भी अंतर्जातीय विवाह को सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं है। यानी कि
किसी एक जाति को अपने से अलग जाति यानी कि दूसरे जाति में शादी जो करता है इसको मान्यता प्राप्त नहीं है। ये जब का पुस्तक है तब का दिया हुआ है कि किसी भी अंतर्जातीय विवाह को सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी कि समाज के द्वारा उसको मान्यता नहीं दिया गया है। समाज में छुआछूत संबंधी प्रचलन अभी भी मौजूद है। आज भी जाति तथा आर्थिक हैसियत में यह संबंध बना हुआ है। कुछ प्रभावी जातियों का समाज में वर्चस्व है, कुछ प्रभावी जातियों का समाज में वर्चस्व है, यानी कि आज भी है। आर्थिक असमानता का मूल कारण जातीय भावना है। आज जाति के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पहलू में बदलाव हो रहा है, किंतु धीमी गति से।